एक बार एक पावरफुल ड्रैगन ह्यूमैनिटी से बदला लेने के लिए लड़ रहा था, लेकिन उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इंसान उस पर भारी पड़ेंगे। बट इंसान उसकी सोच से कई ज्यादा ऊपर थे। उन्होंने सक्सेसफुली उसे हरा दिया और उसे मार डाला और 1000 ईयर जीने के बाद आखिर उस ड्रैगन की मौत हो गई। वो इंसानों से बदला लेना चाहता था, लेकिन अब टाइम खत्म हो चुका है, वो मर गया। फिर उसकी आँख खुलती है और वो देखता है कि उसके सामने एक इंसान है जो कि उसे गोद में लिए खड़ा है। ये देखते ही वो एक अजीब सा चेहरा बनाता है और मन मन कहता है, क्या मैं इन इंसानों के पास क्यों हूँ? तभी उसे पता चलता है कि वो एक ह्यूमन में बदल चुका है। ये देखते ही वो रोने लगता है और मन मन कह रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या मैं इंसान में बदल चुका हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे जाने दो गंदे इंसान। और ये कहते वो जोरों जोरों से रो रहा होता है, जो कि देखते उसके डैड उसके मॉम से कह रहा होता है, वाह डार्लिंग, देखो ऐसा लगता है कि वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। जो कि देखते हमारा मेन कैरेक्टर रोना बंद कर देता है और एक अजीब सा मुंह बनाता है। तो उसके डैड कह रहे होते, क्या आखिर इसके साथ क्या गलत है, ये चुप क्यों हो गया? तभी वो अपने डैड के मुंह पे थूक देता है। ये देखते उसके डैड उसको उसके मॉम के पास रख देते हैं और जोर से चिल्ला रहे होते हैं। दूसरी तरफ उसकी जो मॉम होती है वो उसके पास आते हुए कह रही होती है, इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है रे। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम अब से रे हो चुका है, वो मन मन कह रहा होता है, क्या रे, आखिर ये कैसा बेकार नाम है। फिर हमें 4 साल बाद का टाइम स्किप दिखाया जाता है, जहाँ पे रे थोड़ा सा बड़ा हो चुका होता है। वो जंगल में ट्रेनिंग करता है और काफी ज्यादा थक जाता है। वो कह रहा होता है, मैं उस तरह के मूवमेंट को परफॉर्म नहीं कर सकता, इंसानों की बॉडी सच में काफी ज्यादा वीक होती है। वो कह रहा होता है, 4 साल बीत चुके हैं, हालांकि मेरे बाल धीरे धीरे लाल हो रहे हैं और मैं अभी भी इस बॉडी के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। इसी के साथ रे अपनी मेमोरीज को याद करता है, जहाँ भी वो काफी ज्यादा खा रहा होता है। उसी के साथ उसके डैड उसे ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं और ये सब देखते हुए रे कह रहा होता है, अगर सब कुछ ऐसे चलता रहा तो मैं अपना बदला कब ले पाऊंगा? ये कहते हुए उठ जाता है। तभी वहाँ पे कोई आते हुए कह रहा होता है, क्या बदला, लेकिन किससे? जो कि देखते रे उठते हुए कह रहा होता है, आखिर यहाँ पे कौन है? तभी वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की है जो कि उससे कह रही होती है, क्या तुम ठीक हो? मेरा इरादा तुम्हें डराना नहीं था, वैसे मैं एमी हूँ, मैं गाँव में रहती हूँ। देर होने के बावजूद मैंने तुम्हें यहाँ पे अकेला देखा, तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से नीचे जाने के लिए याद दिलाना चाहती थी। तो रे हंसते हुए इससे कह रहा होता है, कैसा है, तुम्हें तो सचमुच मुझे चौंका दिया। वैसे क्या ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है? तो एमी उससे कह रही होती है, दिन का समय ठीक है, लेकिन ये जगह जंगल के काफी ज्यादा करीब है। अंधेरा होने के बाद डिमोनिक बीस्ट शिकार करने के लिए जगह के आसपास घूमते हैं। तो ये सुनते हुए रे थोड़ा सा हैरान होता है और उससे कहता है, क्या डिमोनिक बीस्ट? ऐसा लगता है कि तुम लोग बहुत कुछ जानते हो। एमी उससे कहती है, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस इस जगह से फेमिलियर हूँ, क्योंकि मैं अक्सर यहाँ पे फल और सब्जियां लेने के लिए आती हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है और कह रही होती है, जल्दी यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, तो चलो एक साथ पहाड़ से नीचे उतरते हैं। तो रे कह रहा होता है, चलो ठीक है। बाय द वे तुम्हारा नाम एमी है ना? वैसे मेरा नाम। और वो ये कह ही रहा होता है कि तभी एमी उससे कह रही होती है, तुम्हारा नाम रे है ना? तुम्हारा नाम गाँव में हर कोई जानता है। जो कि सुनते ही रे मन मन कह रहा होता है, सच में मैं बहुत ही अच्छी तरह से जाना चाहता हूँ। और ये कहते ही वो पास्ट के बारे में याद करता है, जहाँ पे वो उसके मॉम डैड के साथ गाँव में घूम रहा होता है और सभी लोग उसे देखते हुए कह रहे होते हैं, आखिर ये फिर से आ गया, क्यों ये यहाँ पे क्यों आया? लगता है तालन फैमिली ये शापित हो चुकी है, देखो इसके डरावने लाल बालों को। तो दूसरे बच्चों के पेरेंट्स उनसे कह रहे होते हैं, उनके करीब मत जाओ, हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का उससे कोई लेना देना हो। और इसी तरह इस दुनिया में रेड कलर को सबसे ज्यादा अशुभ माना जाता है, क्योंकि उनके लेजेंड कहते हैं कि पूरी मैजिक वर्ल्ड पर एक ही सिंगल रेड ड्रैगन रूल करता था। मैनकाइंड और ड्रैगन काइंड के बीच ये वॉर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों सालों से चली आ रही है। हालांकि बहुत कम लोगों ने इसे देखा और इंसान उस लेजेंडरी रेड ड्रैगन को बुराई का अवतार मानते थे। और हम देखते हैं कि रे ये सब सोच रहा होता है और वो मन मन कह रहा होता है, हालांकि कहानी इसी तरह चलती है। ये सच है कि मैं अपने पिछली लाइफ में बहुत लोगों से नहीं मिल पाया। वो वहाँ पे चुप खड़ा होता है, जो कि देखते ही एमी उससे कह रही होती है, रे तुम किस बारे में सोच रहे हो, चलो यहाँ से चलते हैं। तो रे उसके साथ जाने लगता है और उससे कह रहा होता है, वैसे क्या तुम यहाँ पे रोज आते हो? तो एमी उससे कह रही होती है, हाँ कभी कभी कम कभी कभी ज्यादा, यहाँ के फल सचमुच काफी ज्यादा अच्छे हैं, क्या तुम हाल में यहाँ पे अक्सर नहीं आते हो? तो रे उससे कह रहा होता है, ओ हाँ तुमने शायद मुझे आसपास देखा होगा। एमी उससे कहती है, हाँ मैं जब भी यहाँ पे फल चुनने के लिए आती हूँ मैं अक्सर तुम्हें यहाँ पे देखती हूँ, क्या तुम स्वॉर्ड का प्रैक्टिस कर रहे हो? तो रे कहता है, हाँ मैं स्वॉर्ड मास्टर बनना चाहता हूँ। तो एमी कह रही होती है, ये तो हैरानी की बात है, तुम्हारा डैड इस गाँव के सिर्फ एकमात्र स्वॉर्ड्समैन है ना? और ये कहते कहते वो गाँव की ओर जाने लगते हैं। तभी उनके सामने कुछ लोग आते हैं, जिसमें से एक बंदा कह रहा होता है, मेरी छोटी बहन से दूर रहो। एंड इस बंदे का नाम गैरी होता है, जो कि देखते ही एमी उससे कह रही होती है, गैरी ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। ये कहते ही वो रे को डिफेंड कर रही होती है। तो गैरी रे से कह रहा होता है, अगर मैंने तुम्हें फिर से इसके आसपास देखा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो बाकी के जो 2 लोग होते हैं वो उसके पास आते हुए कह रहे होते हैं, ये गाँव छोड़कर हमारी मदद करो, तुम एक शापित इंसान हो और हमारे लिए सिर्फ एक पनौती हो, तो हमारा कुछ भला करो। जो कि सुनते ही रे बिल्कुल चुप रहता है। वो लोग कह रहे होते हैं, अरे हाँ तुम्हारे मॉम डैड उन्हें भी यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, तुम जैसा बच्चा पैदा करके उन लोगों ने बड़ी गलती की है।
एंड ये सब सुनते हुए रे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो काफी तेजी से उनकी तरफ आते हुए उन्हें पंच करता है। लेकिन तभी वहाँ पे गैरी आ जाता है, बट उसके पंच से गैरी काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। रे उससे कह रहा होता है मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं उस इंसान को पीटना चाहता हूँ जिसने मेरे मॉम डैड को बेइज्जत किया। तो गैरी अपने हाथ को हिलाते हुए उससे कह रहा होता है अगर तुम पर हमला हो जाए तो तुम शिकायत मत करना, तुम वो इंसान हो जिसने ये शुरू किया। इसी के साथ वो अपने साथियों से उसका स्वॉर्ड लेता है और कह रहा होता है मैं तुम्हारे इस बेकार सी जिंदगी को नहीं लेना चाहता। तब मियामी कह रही होती है हे गैरी रुक जाओ, तुम ऐसा मत करो। तो गैरी अपने स्वॉर्ड को फेंकते हुए कह रहा होता है तुम्हारे ये वर्ड्स तुम पर भी काफी ज्यादा काम करता है, मैं भी तुम्हें मारना नहीं चाहता। ये कहते वो हैंड टू हैंड फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और उससे कहता है तुम सभी एक ही टाइम पर मेरी तरफ आ सकते हो, मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है। फिर हम अगली सुबह विलेज का सीन देखते हैं जहाँ पे एक शॉपकीपर एक लेडी से कह रहा होता है मैडम मैंने सुना है कि तुम्हारे बच्चे ने नाइट एकेडमी में एंट्रेंस एग्जाम देने का फैसला किया है। तभी वहाँ पे रे भी चलते हुए जा रहा होता है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं जहाँ पे वो जो लेडी होती है वो उससे कह रही होती है मेरा लड़का सच में स्वॉर्ड्समैन स्किल के लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है और उसमें एफर्ट लगा रहा है, वो काफी अच्छा कर रहा है। तभी वहाँ से रे गुजरता है जो कि देखते वो काफी ज्यादा डर जाती है। रे के वहाँ से जाने के बाद वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं जहाँ पे वो शॉपकीपर कहता है मैंने सुना है कि ये बच्चा भी नाइट सिलेक्शन टेस्ट को ज्वाइन कर रहा है। तो वो लेडी कह रही होती है एवरी नाइट एकेडमी ऐसे बेकार से बच्चों को नहीं लेगी, इसे बस वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। जो कि सुनते शॉपकीपर भी हंसने लगता है। कुछ समय बाद रे अपने घर आ चुका होता है जहाँ पे उसकी मामा से कह रही होती है रे क्या तुम घर आ चुके हो, आखिर तुम इतने लेट क्यों आए हो। तभी वो देखते है कि रे के ऊपर चोटों के निशान होते हैं जो कि देखते वो कह रही होती है रे क्या तुमने किसी से फाइट की। तो रे कह रहा होता है नहीं, ये चोट प्रैक्टिस के दौरान मुझे मिली है। तो उसकी मम घबराते उससे कह रही होती है मुझसे झूठ मत बोलो, क्या उन बच्चों ने फिर से तुम्हें धमकाया। तो रे कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं एक लड़का हूँ तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब इसके डैड भी वहाँ पे आते हैं और कह रहे होते हैं अच्छा तो रे भी एक आदमी है, ऐसा लगता है कि तुमने अपने स्वॉर्डशिप के स्किल को प्रैक्टिस करने में बहुत ही ज्यादा ट्राई किया है। जो कि देखते हैं उसकी जो मॉम होती है उसके डैड पे चिल्लाते हुए कह रही होती है ये सब तुम्हारी गलती है, आखिर तुम उस स्टूपिड ट्रेनिंग डमीज को हराने के लिए इसे मजबूर क्यों कर रहे हो, ये तो अभी भी एक बच्चा है। तो वो उनसे कह रहे होते हैं और मैं क्या कर सकता हूँ, अगर वो इस वुडन ट्रेनिंग डमी को नहीं हरा पाएगा तो वो अवेरियन नाइट एकेडमी में कैसे एंटर कर पाएगा। तो उसकी मॉम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कह रही होती है रे को हमारे जैसा बनने की जरूरत नहीं है, वो फ्यूचर में अपना बिजनेस कर सकता है। तो उसके डैड हंसते हुए कह रहे होते हैं लेकिन मेरा बेटा ये स्किलफुल है, भले ही वो एक मैजिशियन नहीं बन सकता, मुझे यकीन है कि वो फिर भी एक स्वॉर्डमैन बन सकता है। ये सुनते उसकी जो मॉम होती है वो उसके डैड को पीटने लगती है जो कि देखते रे चुपचाप खाना खाने लगता है। वो मन ही मन कह रहा होता है हालांकि मेरे पेरेंट्स दोनों ही काफी ज्यादा रेयर एडवेंचरर्स है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे उनके टैलेंट विरासत में मिली है, यहाँ तक कि मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है। अगर मैं उस समय मेज बन गया होता तो क्या मेरे साथ ऐसा होता। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिस दिन रे का एज सिलेक्शन टेस्ट था जहाँ पे एक मैजिशियन उसके बॉल को देखते हुए उसके मॉम से कह रहा होता है मैं माफी चाहता हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे बेटे के अंदर मैजिक की कोई भी टैलेंट नहीं है। तो उसकी मॉम घबराते उससे कह रही होती है क्या आपने कोई गलती की है, मैं एक मेज हूँ जिसने अकेडमी में ग्रेजुएट किया था, आखिर मेरा बच्चा ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ रे वो मन ही मन कह रहा होता है ये बकवास सा बॉल इसी तो टूट जाना चाहिए और ये कहते वो उस पे हिट कर रहा होता है। तभी वो मेज कह रहा होता है मैं माफी चाहता हूँ लेकिन मैं तुम लोगों की मदद नहीं कर सकता। ये देखते ही रे अजीब सा मुंह बनाते हुए मन ही मन कहता है ये कैसा मजाक है, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, मैं मैजिक का रूलर हूँ। और ये कहते वो उस मेज का दाढ़ी खींचने लगता है और कहता है मुझे मैजिक पता है, मुझे मैजिक पता है। वो मन ही मन कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे अंदर मैजिक का कोई भी टैलेंट नहीं है, ओल्ड मैन तुम झूठ बोल रहे हो। ये कहते ही वो उस मेज को परेशान कर रहा होता है। फिर रे मन ही मन कह रहा होता है द ड्रैगन ऑफ लेजेंड्स रिइनकार्नेटिंग होने के बाद मैजिक का यूज नहीं कर सकता, आखिर ये क्या मजाक है। फिर कुछ समय बाद उसके जो डैड होते हैं वो उसे एक स्वॉर्ड देते हैं और उसे कहते हैं रे ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। और ये कहते हैं वो धीरे धीरे कह रहे होते हैं भले ही तुम मेज नहीं बन सकते फिर भी तुम अपने डैड की तरह एक स्वॉर्ड्समैन बन सकते हो। ये देखते रे काफी ज्यादा खुश होता है और मन ही मन कहता है ये बढ़िया है, मेरे लिए अभी भी एक होप है और जब मैं स्वॉर्ड्समैन बन जाऊंगा तो मैं अपना एग्जैक्ट रिवेंज मैनकाइंड से लेने में काबिल हो पाऊंगा। और पर्जन में खाना खाते हुए कह रहा होता है मुझे मैनकाइंड से नफरत है। तभी वो अपनी मॉम डैड को देखता है जो कि अभी भी लड़ रहे होते हैं। ये देखते ही वो मन ही मन कहता है लेकिन ये दोनों अलग है। फिर कुछ बाद रात में रेस वुडन डमी के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसे देखते हुए कह रहा होता है मैंने इसके टेक्निक्स और मूवमेंट का पता लगा लिया है। ये कहते हुए उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन वो जो डमी होता है वो उसके सर के ऊपर मारते हुए इजीली हरा देता है। तो रे कह रहा होता है थत्तेरे की मुझे पहले ही वहाँ से निकलने का एक साफ रास्ता मिल गया था लेकिन मेरी बॉडी ये से पकड़ नहीं पाई, क्या मैं सच में स्वॉर्ड्समैन बन पाऊंगा। ये कहते वो थोड़ा सा उदास होता है और कुछ समय पहले की बातों की याद करता है जहाँ पे वो गैरी का सामना कर रहा था। गैरी उसके ऊपर अपने सिक्के का थैली मारता है और उससे कहता है तुम्हें अभी लंबा रास्ता तय
करना है, स्वॉर्ड्समैन बनने का सपना देखना बंद करो और जो तुम्हारे लेवल को सूट करे वैसा ही कुछ ढूंढो, तुम बस बेकार हो। और फिर प्रेजेंट में दूसरी तरफ गैरी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गैरी एमी से कह रहा होता है फ्यूचर में तुम्हें उससे दूर रहना होगा, ये श्योर करो कि तुम उस लाल बालों वाले बेकार से इंसान से दूर रहोगे, और अगर वो तुम्हारे पास आता है तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तो एमी चिल्लाती हुई उससे कह रही होती है ये सब करना बंद करो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ये कहते वो उसे मारते हुए वहाँ से चले जाती है। तभी वो अपने हाथों को देखता है जो कि थोड़ा सा कटा हुआ होता है। ये देखती वो काफी ज्यादा होता है और कहता है डेंट क्या ये उसने तो नहीं किया। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि रे अभी ट्रेनिंग करने के लिए उस जंगलों की तरफ जा रहा होता है। तभी वो अपने सामने एमी को देखता है जो कि देखते ही वो थोड़ा सा हैरान होता है। एमी वहाँ पे थोड़ा सा घबराई हुई होती है और इधर उधर देखते हुए रे की तरफ इशारा करती है और उसे गुड मॉर्निंग कहती है। तो रे उससे कह रहा होता है क्या तुम यहाँ पे मेरा वेट कर रहे थे। तो एमी उससे कह रही होती है मैं यहाँ पे माफी मांगने के लिए आई हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी रे अपने स्वॉर्ड को लेते हुए आगे बढ़ता है और इधर उधर देखने लगता है कि कोई है तो नहीं, और वो कह रहा होता है ये कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। तो एमी उससे कह रही होती है लेकिन वो गैरी। रे कहता है नहीं मैं बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो एमी रोने लगती है। ये देखते रे मन में कह रहा होता है इंसान ये सच में एक परेशानी है। तो रे कह रहा होता है ठीक है और वो उस एप्पल को लेते हुए मन कहता है मुझे लगता है कि मुझे इंसानों की तरह बिहेव करना चाहिए। ये कहते वो उस एप्पल को खाने लगता है और कहता है मैंने तुम्हारे माफी को एक्सेप्ट कर लिया है। वो एमी को देखते हुए मन कह रहा होता है इंसान ये सच में काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। वो रोते हैं और उसी के साथ वो हंसते भी है। फिर हमें रे के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग आए हुए होते हैं। वहाँ पे रे के डैड चिल्लाते हुए उस सोल्जर से कह रहे होते क्या विलेजर्स के पास के सभी लोगों पर उस चीज से हमला किया गया था। तो सोल्जर कह रहा होता है हाँ अभी तक कोई भी साफ रिपोर्ट नहीं मिला है, लेकिन कोई पहले इन्फेक्टेड हो चुका है, उसमें से ज्यादातर अभी बेहोश है और ये बताने के काबिल नहीं है कि क्या हुआ, इसीलिए हमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। तो रे की मॉम कह रही होती है वो चीज अभी तक इंसानों के रहने वाले जगह पे नहीं पहुंचे हैं और ये एक एबनॉर्मल चीज है, तो मुझे भी ज्वाइन होने दो। तभी रे के फादर कह रहे होते हैं डार्लिंग तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये बस एक इन्वेस्टिगेशन मिशन है और इसके अलावा रे जल्द ही एग्जाम देने वाला है, तो हम में से किसी को तो उसकी देखभाल करने के लिए यहाँ पे रहना होगा। तो रे की मॉम कह रही होती है जैक, लेकिन तभी जैक उससे कह रहा होता है ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। रे की मॉम कह रही होती है ठीक है मैं समझ चुकी हूँ, लेकिन तुम प्लीज सावधान रहना। सीन चेंज होता है, हम रे को देखते हैं जो कि अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा थक गया होता है। वो मन कह रहा होता है मैं अब और नहीं कर सकता, मैं इस इंसानी बॉडी में ठीक से कुछ भी नहीं कर पा रहा। तभी उसकी नजर एमी पर पड़ती है जो कि किताब पढ़ी होती है। उसे देखते ही रे को उसके ऊपर क्रश आने लगता है। तभी वो अपने आप को चाटा मारते हुए मन कह रहा होता है रुको रुको रुको, ये इंसानी बॉडी मुझ पर इफेक्ट कर रहा है। और वो एमी से कह रहा होता है चलो सब कुछ हो गया है, चलो यहाँ से वहाँ पे चलते हैं। तो एमी उससे कह रही होती है अरे हाँ मुझे तो ध्यान ही नहीं आया, पहले इतनी ज्यादा देर हो चुकी है, हमें वहाँ पे चले जाना चाहिए। इसी के साथ वो दोनों घर की ओर जा रहे होते हैं जहाँ पे रे आगे आगे होता है। तभी हमें उससे कह रही होती है अरे रुको, और ये कहते हुए उसके आगे जाती है और चारों तरफ देखते हुए कह रही होती है सब कुछ सेफ है। मैं बस ये शेयर करना चाहते थे कि गैरी तुम्हें दोबारा परेशान ना करे। जो कि देखते रे मुस्कुराते हुए मन कह रहा होता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई इंसान मेरी रक्षा कर रहा है। और वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है वैसे क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि दूसरे लोग तुम्हें कैसे देखेंगे। तो एमी उससे कहती है वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो उनका अपना बिजनेस है और मेरी अपनी राय में मैं उन रूमर्स पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। और ये कहती वो रे की तरफ देखती है और उससे कह रही होती है तो क्या हो गया, तुम्हारे बाल लाल है, सिर्फ ये एक रंग है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, इसीलिए मुझे दूसरों की राय की कोई भी परवाह नहीं है और तुम्हारे पास तुम्हारे अपने रास्ते हैं। जो कि सुनते ही रे काफी हैरान होता है और वो पास्ट की बातें याद करता है जहाँ पे गैरी उसके सामने होता है। जो कि देखते वो मुस्कुराता है और कहता है हाँ मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। ये कहते उसके पास आता और उससे कहता है एमी थैंक यू ये बताने के लिए। और ये कहते वो अपने घर की तरफ चले जाता है और उसे कहता है चलो कल मिलते हैं। उसी के साथ वो घर आते हुए उस डमी के साथ लेवल 1 की ट्रेनिंग कर रहा होता है और मन कह रहा होता है वो करो जिसमें मैं अच्छा हूँ। और इसी के साथ वो बहुत ही इजी लेवल 1 को पास कर लेता है। जो कि देखते वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है ऑसम इसने तो काम किया। डैडी ने कहा था कि जब तक मैं लेवल 1 के मैजिक डमी को हरा दूंगा तब मैं नाइट एकेडमी के एग्जाम को पास कर सकता हूँ, तो अब मैं अपनी लिमिट्स का टेस्ट करना चाहता हूँ। उसी के साथ वो ट्रेनिंग करने लगता है। अगले सुबह वो देखता है कि जैक कहीं जा रहा होता है। जो कि देखते ही रे उससे कहता है अभी अभी तो सुबह हुई है, आप अभी कहाँ जा रहे हैं। तो जैक उससे कहता है सॉरी रे मुझे एक मिशन मिला है तो मुझे मिशन पे जाना है, मैं कुछ समय के लिए घर पे नहीं रहूंगा, लेकिन चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी मम हमेशा तुम्हारे पास रहेगी और मैं एग्जामिनेशन देने तक वापस आ जाऊंगा। तो उस वुडन डमी के साथ हार्ड ट्रेन करना, मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसे जरूर हरा दोगे। और ये कहते वो एक हंसी देता है और इसी के साथ वो उन्हें बाय करते हुए वहाँ से चले जाता है। जो कि देखते ही मन कह रहा होता है ठीक है डमी के ट्रायल को पास करना ये कोई बड़ी बात नहीं है और जब आप वापस लौटोगे तो मैं आपको जरूर चौंका दूंगा। और ये कहते वो फिर से ट्रेनिंग करने के लिए चले जाता है जहाँ पे वो जाते हुए मन कहता है मैं हैरान हूँ कि डैड जब यहाँ पे आएंगे तो मेरी प्रोग्रेस को देखते हुए उनका रिएक्शन कैसा होगा और अगर ये एमी का हैंड नहीं होता तो शायद मुझे कोई भी रास्ता नहीं मिलता। वो सांस लेते हुए कहता है अब मुझे पता है कि किसी भी चीज की आशा करना कैसा लगता है
और किसी के लिए ग्रेटफुल होना ये कैसा लगता है। इमोशनली मैं धीरे धीरे इंसानों की तरह बनते जा रहा हूँ। इंसान काफी ज्यादा एनोइंग हो सकते हैं, लेकिन ये तीनों काफी ज्यादा बेहतर है। ये कहते वो अपने मॉम डैड और एमी को याद कर रहा होता है। वो आगे बढ़ते जाता है, लेकिन उसे अभी तक एमी नहीं मिली होती। जो कि देखती वो कह रहा होता है क्या आज वो लड़की नहीं आई, लेकिन तभी वो हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या मैं उसके यहाँ पे आने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहा हूँ। वो ऐसे भी अच्छा है, अब कोई भी मेरे ट्रेनिंग में दखल नहीं देगा। हाँ ये बिल्कुल सही है, आज मैं जी लगा के ट्रेनिंग करूंगा। और वो मन मन कहता है मैं आज के बाद फिर कभी भी ह्यूमन इमोशन में करप्टेड नहीं हूँगा, क्योंकि मैं ग्रेट रेड ड्रैगन हूँ। और फिर शाम हो जाती है, वो लेटा हुआ होता है, तभी उठते हुए कह रहा होता है क्या ये तो काफी ज्यादा लेट हो चुका है, मुझे जल्दी घर जाना होगा। ये कहते वो घर जाने लगता है और एमी को याद कर रहा होता है। तभी वो आगे देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और वो लोग किसी को ढूंढ रहे होते हैं। जहाँ पे एक आदमी दूसरे बूढ़े आदमी से कह रहा होता है क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा, पता नहीं वो कहाँ चले गया। और ये जो बंदा होता है ये गैरी और एमी का फादर होता है। तो वो जो वेपन शॉप ओनर होता है वो कह रहा होता है हाँ ये बिल्कुल सही है, वो कुल मिला के 4 थे और वो आज सुबह सुबह वेपन्स खरीदने के लिए मेरी दुकान पे आए और मैंने उनके मुंह से सुना था कि वो सुनहरा बाल वाला लड़का वो फॉरेस्ट में एंटर करने वाला है और डिमोनिक बीस्ट को हंट करना चाहता है। लेकिन इसके बाद मुझे पता नहीं कि वो दोनों कहाँ गए। जो कि सुनते ही एमी के मॉम डैड काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी बॉब और कायले की जो मदर होती है वो चिल्लाते उस बूढ़े आदमी से कह रही होती है वो तो बस एक बच्चे थे, आखिर तुमने उन्हें फॉरेस्ट में कैसे जाने दिया, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं। तो बूढ़ा आदमी कह रहा होता है रुको मैम, शांत हो जाओ, मुझे पता नहीं कि वो लोग एक्चुअली में क्या प्लान कर रहे थे। तभी एमी के फादर उसके मॉम से कह रहे होते हैं ये फॉरेस्ट रात में काफी ज्यादा डेंजरस हो जाता है, जल्दी से गार्ड्स को इन्फॉर्म करो, हमें जल्दी उन्हें ढूंढना होगा। रे भी वहाँ से जा रहा होता है और वो ये सब सुन लेता है। वो मन मन कहता है गैरी और उसका जो ग्रुप है क्या वो मिसिंग हो चुका है। कर्मा बहुत ही तेजी से काम करता है, जो फल उसने बोया उसे वही मिल रहा है, लेकिन अगर वो डिमोनिक मॉन्स्टर के हाथों पड़ जाते हैं और मर जाता है तो मुझे उन्हें अपने हाथों से मारना नहीं पड़ेगा। लेकिन एमी वो भी मिसिंग है। एमी मेरे साथ अच्छे से बिहेव करती है और इससे बदला लेने का मेरा कोई भी प्लान नहीं है, लेकिन उसका एक बेकार सा भाई है जिससे कि मुझे काफी ज्यादा नफरत है। वैसे भी ह्यूमन की लाइफ स्पैन ये काफी ज्यादा छोटी होती है, जल्दी मरना या फिर देर से मरना ये एक ही बात होती है। तभी वहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग उन्हें ढूंढने के लिए बातें कर रहे होते हैं, बट रे उन सबको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसे एमी की बात याद आती है कि तुम्हारे पास अपने खुद के रास्ते हैं, और वो वहाँ पर रुक जाता है और मन मन कहता है मेरे सीने में आखिर ये कैसा फीलिंग महसूस हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, एमी वो इनोसेंट है, मैं उसे मरने नहीं दे सकता। ये कहती वो भी उस जंगल की तरफ एमी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। हमें फॉरेस्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारी डिमोनिक बीस्ट की लाशें पड़ी हुई होती है। वहाँ पे बॉब और कायले की लाश भी होती है। उसी के साथ साथ जो गैरी होता है वो एमी को डिफेंड कर रहा होता है और उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। हम देखते हैं कि उसके सामने जो मॉन्स्टर है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। दूसरी तरफ रे काफी तेजी से भाग रहा होता है और उन्हें ढूंढ रहा होता है। वो मन ही मन कहता है ये खून की स्मेल है, क्या एमी वो खतरे में है। तभी वो आगे जाके देखता है वहाँ पे काफी सारे डीमन वुल्फ की लाशें पड़ी हुई होती है। वो कह रहा होता है थैंक्सफुली ये बस डीमन वुल्फ की लाशें हैं, और ये कहते हैं उनके लाशों को चेक करता है और मन ही मन कह रहा होता है वो जरूर पास ही में होने चाहिए। तभी उसे एमी की चिल्लाने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि वो जो बीस्ट होता है वो गैरी को घायल कर देता है, जो कि देखते ही एमी उसे उठाने लगती है। तभी वो जो बीस्ट होता है वो काफी तेजी से उन पर जानलेवा हमला करता है। ये देखती एमी घबरा जाती है और मन मन कहती है हे भगवान प्लीज कोई हमें बचाओ। तभी अचानक वहाँ पे रे आता है जो कि उस डिमोनिक बीस्ट के मुंह पे वार करता है और उसे काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। जो कि देखते ही एमी उसे कह रही होती है रे क्या ये तुम हो। तभी वो डिमोनिक बीस्ट रे पर हमला करता है और उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। तभी रे उठते हुए कह रहा होता है चिंता मत करो, मैं यहाँ पे मरने नहीं वाला। ये कहते वो कूदते हुए पेड़ पर चढ़ जाता है और मन मन कह रहा होता है मुझे डीमन वुल्फ को ललचाते हुए एमी से दूर ले जाना होगा। इसी के साथ वो उस डीमन वुल्फ को दूर ले जा रहा होता है, लेकिन उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही होती है। वो मन मन कहता है धत तेरी की ये ह्यूमन बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है और मेरे पास एक अडल्ट डीमन वुल्फ से लड़ने का कोई भी रास्ता नहीं है। रे उस डीमन वुल्फ को दूर ले जाना तो चाहता था, लेकिन अपनी बॉडी की वजह से वो ये कर नहीं पाता। जो कि देखते ही वो एमी को प्रोटेक्ट करने लगता है और मन मन कह रहा होता है पास्ट में ये डीमन वुल्फ मेरे सामने कुछ भी नहीं थे, लेकिन अब बात कुछ अलग है। और वो उस डिमोनिक वुल्फ से कह रहा होता है ये इंसान मेरे हैं, तुम इन्हें छूने की हिम्मत नहीं कर सकते। तभी वो जो बीस्ट होता है वो उस पर हमला करता है। ये देखते वो मन मन कहता है मुझे इसकी वीक पॉइंट ढूंढनी होगी, और इसी के साथ वो उसके हमले को डॉज करते हुए उस बीस्ट के आंखों पे वार करता है, लेकिन वो बीस्ट उसे दूर फेंक देता है। रे फिर से उठता है और मन मन कहता है ये काफी ज्यादा बेकार है, मेरी क्लॉ ये काफी ज्यादा वीक थी जिसकी वजह से मैं बस उसके आंखों को ही डिस्ट्रॉय कर पाया। अगर मैं किसी भी तरह उसके ब्रेन पे मारूं तो वो शायद मर जाए। तभी वो बीस्ट फिर से उस पर हमला करता है, लेकिन इस बार रे के लिए लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। बट वो किसी भी तरह काफी तेजी से उस वुल्फ के पैर को काट देता है और वो वुल्फ दूर जाके गिरता है, जिसकी वजह से एमी और गैरी वो दोनों भी थोड़ा दूर जाके गिरते हैं। बट वो बीस्ट अभी भी कम नहीं, वो रे के ऊपर अटैक करते जाता है और इस टाइम तक रे काफी ज्यादा घायल हो चुका था और वो अपना आखिरी अटैक काफी तेजी से करता है और इसके साथ वो उस वुल्फ को मार डालता है। जो कि देखते ही वो कहता है फाइनली मैंने ये कर
लिया। इसी के साथ वो गैरी और रे को देखता है। उसकी नजर धुंधली हो रही होती है। तभी अचानक से उसके सामने एक छोटा सा बीस्ट आता है, जो कि देखते ही वो मन ही मन कहता है क्या अब ये क्या है। और इसी के साथ एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होते हुए उसे 2 रिवॉर्ड मिलते हैं, जिसमें से एक ड्रैगन की आंख और दूसरा इंटरमीडिएट डिमोनिक कोर। ये देखते ही वो थोड़ा हैरान होता है और मन ही मन कहता है आखिर ये सब यूजलेस डाटा क्या है, लेकिन मुझे अभी ये नहीं करना। इसी के साथ वो उठता है और एमी की तरफ जाते हुए मन ही मन कहता है मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी इन्हें बचाना है, हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा, नहीं तो इनके ब्लड और भी बीस्ट को यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे। ये कहते वो गैरी को उठाता है, जो कि देखते गैरी उससे कह रहा होता है क्या ये तुम हो। तो रे उससे कहता है बातें करना बंद करो। ये कहते वो एमी को भी उठाता है और मन मन कह रहा होता है मैं अभी अपने लिमिट पे हूँ और मैं उन दोनों को कैरी कर रहा हूँ। आखिर मैं घर तक कैसे पहुँच पाऊंगा। तभी अपने सामने देखता है जहाँ पे बॉब और काइले दोनों ही पड़े हुए होते हैं, जो कि देखते ही वो उन दोनों को एक सेफ जगह रख देता है और आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया, मैं तुम दोनों से माफी चाहता हूँ। और ये कहते वो घर की तरफ जाने लगता है। हम उस रास्ते पे कुछ लोगों को देखते हैं जो कि उन लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कह रहा होता है देखो उस तरफ, क्या वो खोए हुए बच्चे हैं। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है ये तो वही है। और वो लोग देखते हैं कि रे उन दोनों को कैरी करते हुए ला रहा होता है, जो कि देखते वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो बाकी सभी लोगों से कह रहा होता है अरे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ और इनके मॉम डैड को इन्फॉर्म करो। तभी जो दूसरा आदमी होता है वो रे को देखते हुए कह रहा होता है अरे क्या ये लड़का वो तालन फैमिली का लाल वाला लड़का है। तभी रे उन दोनों को लेते हुए नीचे गिर जाता है और कह रहा होता है प्लीज कोई मदद करो, हमें इलाज की सख्त जरूरत है। एंड ये देखते हैं वहाँ के सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। वो बूढ़ा आदमी कह रहा होता है उसने अपने 2 पैरों पर इन दोनों को लेते हुए जंगल से बाहर निकल गया। तो दूसरा बंदा कहता है अरे इसके साथ और भी 2 बच्चे थे, आखिर वो कहाँ गए। तभी वहाँ पे बॉब और काइले की मॉम आती है, जो कि सभी लोगों को हटाते हुए कह रही होती है हटाओ रास्ता दो, मेरे बच्चे वो कहाँ है, बॉब और काइले वो कहाँ पे है। तभी उनमें से एक आदमी कह रहा होता है मुझे माफ करो, वो लड़का सिर्फ इन दोनों बच्चों को बाहर लाया है, मैं चिंतित हूँ कि कहीं उन दोनों को कुछ हो तो नहीं गया। जो कि देखते ही वो लेडी चिल्लाते हुए कह रही होती नहीं बॉब काइले ऐसा नहीं हो सकता। और ये कहते हो जंगल की ओर भागती है। तभी वहाँ के लोग उसे रोक लेते हैं और कह रहे होते हैं मैडम आप ऐसा नहीं कर सकते। बट वो किसी की नहीं सुनती और जंगल की ओर भागने लगती है। वो कह रही होती है तुम कायरों की झुंड, मुझे जाने दो, मैं उन दोनों को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। बॉब काइले तुम मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये कहते वो चिल्लाते चिल्लाते आगे की ओर बढ़ती है। तभी वो अपने सामने देखती है वहाँ पे काफी से डिमोनिक बीस्ट होते हैं। ये देखते उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो डर के मारे रोते हुए कह रही होती है तुम दोनों कहाँ पे हो, प्लीज आंसर करो। तभी उसके सामने अचानक से वो डीमन वुल्फ आ जाता है। ये देखते वो भागते हुए फिर से वहाँ पे चले जाती है और वहाँ पे आते हुए वो रे को पकड़ती है और कहती है मेरे बच्चे बॉब और काइले वो कहाँ पे है। वो दोनों काफी अच्छे बच्चे थे, आखिर वो दोनों फॉरेस्ट में एंटर क्यों करेंगे। जल्दी अपनी मुंह खोलो और सच बताओ, क्या तुमने मेरे बच्चों को अपनी बातों में फंसा के जंगल में ले गए थे, बताओ, ये तुम्हारी ही गलती है। और ये कहते हैं वो उस जख्मी रे को थप्पड़ मार रही होती है। वो चिल्लाते हुए उससे कह रही होती है मैंने बहुत पहले कहा था कि ये लाल बालों वाला लड़का ये पनौती है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुना। तुम बस एक डिजास्टर हो, डिजास्टर लाने वाला जो कि हर किसी को जोखिम में डाल देता है। तो बाकी के लोग आपस में कह रहे होते हैं हे क्या तुम्हें ये लगता है कि ये बच्चा सचमुच वही है जिसने उन बच्चों को फुसला के जंगल में ले गया था। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है हाँ, अगर ऐसा नहीं होता तो वो अपने 2 पैरों पर जंगल से बाहर निकलने वाला एकमात्र इंसान नहीं होता। तो बॉब की मॉम बड़ी बुरी तरीके से कह रही होती है इसके साथ कुछ करो, आखिर ये मेरे बच्चों को वहाँ पे क्यों लेके गया। सभी बहुत ही बुरी तरीके से रे को डांट रहे होते हैं। उसी के साथ बॉब की मॉम उसे थप्पड़ मार रही होती है। वो उसे कह रही होती है तुम सिर्फ एमी और गैरी को वापस क्यों लाए, मेरे बॉब और काइले वो कहाँ है। इसकी वजह से रे और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। वो बहुत ही बुरी तरीके से कह रहा होता है मैंने पहले ही कहा था कि वो जंगल में है। तो बॉब की जो मॉम होती है वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो उससे कहती है वो तो बस बच्चे हैं, तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम उन्हें उस जंगल में कैसे छोड़ सकते हो। तो रे मन मन कहता है क्या ये सब भूल गए कि मैं भी एक बच्चा हूँ, आखिर ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। क्या ये सभी मेरे लाल बालों की वजह से इतने ज्यादा अंधे हो गए हैं कि ये लोग भूल गए हैं कि मैं भी एक इंसान हूँ। बॉब की मॉम बड़ी बुरी तरीके से रे से कह रही होती है मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, तुम्हें मुझसे माफी कभी नहीं मिलेगी। जो कि देखते रे मन मन कहता है ये सभी तो उन जानवरों से भी काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, ये लोग यहाँ पे रियल मॉन्स्टर है। बॉब की मॉम उस मशाल को अपने हाथों में लेते हुए रे पर अटैक करती है और कह रही होती है तुम लाल वाले मॉन्स्टर आज तुम मरोगे। जो कि देखते रे मन मन कहता है क्या आज मैं मरने वाला हूँ। ये आग से लिपटी हुई लकड़ी की छड़ी, मैं सच में इससे नफरत करता हूँ। इसी के साथ रे ने अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर ही लेता है कि तभी वहाँ पे गैरी आ जाता है और इसके हमले को अपने ऊपर ले लेता है। जो कि देखते सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं क्या गैरी आखिर ये क्या कर रहा है। तो बॉब की मॉम से कह रही होती है देखो ये लाल वाला लड़का ये असली मॉन्स्टर है, उसने गैरी को अपने वश में कर लिया है, उसे मार डालो, हमें इस राक्षस को मारना ही होगा।
होगा। जो कि सुनते गैरी काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या तुम ये क्या मजाक कर रहे हो? तुम लोग पागल हो गए हो। तुम बस अपने गेस्ट से ही किसी को मारने का फैसला कर रहे हो। मेरे सेवियर को छूने की हिम्मत भी मत करना। हम देखते हैं बॉब की मॉम बहुत ही बुरी तरीके से यानी कि मारने के इरादे से रे से कह रही होती है, ये सब तुम्हारा दोष है, तुम मर क्यों नहीं जाते? और सारे के सारे सोल्जर रे पर अटैक करते हैं कि तभी रे की आंख खुलती है और वो अपने घर पे होता है। यानी कि गैरी ने रे को बचा लिया होता है। तब उसके सामने उसकी मॉम सोई हुई होती है और वो रोते हुए कह रही होती है, मेरे बच्चे क्या तुम ठीक हो? तो जो रे होता है वो अपनी मॉम को देखते हुए मन ही मन कहता है, इंसान का दिल इतना सुंदर और किसी का दिल इतना क्रूअल कैसे हो सकता है? तब उसकी मॉम की आंख खुलती है और वो उसे देखते हुए काफी ज्यादा खुश होती है। इसी के साथ वो रे को गले लगा लेती है और उसे कह रही होती है, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम जाग गए हो। लेकिन रे को अभी भी दर्द हो रहा होता है। रे की मॉम उसे कह रही होती है, मुझे उम्मीद है कि तुमने अपना लेसन सीख लिया होगा, फ्यूचर में कभी भी इतना रैशली एक्ट मत करना। तो रे कहता है, आखिर में कितने टाइम से सो रहा था? उसकी मॉम कहती है, पूरे 1 सप्ताह से तुम सो रहे थे, मुझे डर था कि तुम्हें कहीं कुछ हो ना गया हो। तो रे कहता है, वो लोग कैसे हैं? तो उसकी मॉम कहती है, जिन 2 बच्चों को तुमने बचाया था उन्हें सिर्फ मामूली से चोट आई है, लेकिन बॉब और काइले वो दोनों अभी तक नहीं मिले हैं। इसी के साथ वो पास्ट की बातों को याद करती है जहाँ पे सभी लोग रे के खिलाफ होती है। वो भी वहाँ पे पहुँचती है और वो देखती है कि गैरी रे को डिफेंड कर रहा होता है। वो सभी से कह रहा होता है, मैंने पहले कहा था कि फॉरेस्ट में एंटर करना ये हमारी पसंद थी, रे तो हमारा सेवियर है, उसने हमें बचाया है। लेकिन सभी उसकी बातें मानने से इनकार करते हैं। तभी रे की मॉम रे को देखती है। ये देखते वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है, आखिर ये किसने किया? तो सभी लोग रे की बुराई कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि रे वही था जिसने उन बच्चों को जंगल में ले गया था। लेकिन रे उनकी बात नहीं मानती और वो रे के पास आती है और उसे पकड़ते हुए बॉब की मॉम की तरफ बड़ी बुरी तरीके से देखती है, जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो रोते हुए मशाल को फेंक देती है और एक्टिंग करते हुए कहती है, मेरे बच्चे आखिर उन्हें कौन बचाएगा? जहाँ पे कुछ लोग आपस में रे की बुराई कर रहे होते हैं। ये सुनते हुए रे की मामू से लेते हुए वहाँ से चले जाती है और हमें पर्सन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रे की मामू से कह रही होती है, ठीक है सब कुछ खत्म हो गया है और इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तो अपने आप को दोष मत दो। वो लड़का गैरी वो पहले ही बता चुका है कि वहाँ पे क्या हुआ था। तुम अमेजिंग हो, वैसे तुम्हें भूख लगी होगी तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। और ये कहते वो खाना लेने जाती है। दूसरी तरफ रे के सामने सिस्टम ओपन होता है, जो कि देखते वो कह रहा होता है, मैंने पहले ये नोटिस कर लिया था, लेकिन क्या ये चीज सभी के पास है? और ये कहते वो डीमन आई को ऑब्टेन कर लेता है। इसी के साथ उसकी डीमन आई एक्टिवेट हो जाती है और वो दीवार के आर पार ही सब कुछ देख पाता है। जहाँ पे वो देखता है कि जो मॉम होती है वो काफी ज्यादा थकी हुई होती है। ये देखते ही रे मन ही मन कह रहा होता है, जब मैं एक जाइंट रेड ड्रैगन था तो मैं बहुत सारे स्पेल को जानता था, लेकिन इस लाइफ में जब मैं मैजिक एकेडमी इंटरेस्ट टेस्ट में फेल हो चुका था तो मैंने सोचा था कि मुझे कोई भी चांस नहीं मिलेगा, लेकिन ये वापस आ चुका है। इसे देख के लगता है कि मैं अपनी स्किल को वापस पा सकता हूँ। उसके साथ उसे इंटरमीडिएट डीमन बीस्ट क्रिस्टल मिलता है, जो कि देखते वो मन ही मन कह रहा होता है, क्या ये मुझे उस इंटरमीडिएट डीमन वुल्फ को मारने के बाद मिला? तभी वहाँ पे कहीं से धुआं आ रहा होता है, जो कि देखते वो कहता है, क्या ये धुआं ये कहाँ से आ रहा है? तभी हम बाहर देखते हैं जहाँ पे वो देखता है कि उसके घर में आग लग चुकी है और गाँव के लोग चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं, देखो इसके घर में आग लग चुकी है। ये देखते रे की वो वहाँ पे आती है और रे को हटाते हुए अपने मैजिक का यूज करती है और उस आग को बुझाने लगती है। दूसरी तरफ रे अपनी ड्रैगन आई के जरिए वो आके लोगों को देख रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि बॉब और काइले की मॉम होती है। दूसरी तरफ रे की मॉम अपनी मैजिक का यूज करते हुए बड़ी मुश्किल से उस आग को बुझा देती है, लेकिन वहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं, देखो ये सब फिर से हुआ, अगर वो लड़का यहाँ पे रहना जारी रखता है तो ये विलेज जल्दी तबाह हो जाएगा। तभी रे की मॉम से कह रही होती है, रे क्या तुम डर गए हो? लेकिन रे कुछ भी नहीं कहता। तभी वो हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, चलो घर की तरफ चलते हैं। और वो मन ही मन कहता है, ये इंसान हमारा घर जला देना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम आग से जल के मर जाए, वह हमें मारना चाहते हैं, लेकिन मैं अपना बदला लूंगा। और इसके साथ वो अगले दिन ट्रेनिंग करने के बहाने मग लेते हुए उस जंगल की ओर आगे बढ़ जाता है और अपनी ड्रैगन आई को एक्टिवेट करता है, जिसके जरिए वो वहाँ के सारे डिमोनिक बीस्ट को इजीली देख पा रहा होता है और वो बहुत ही इजीली उन सारे के सारे डिमोनिक बीस्ट को मार डालता है, जिसके रिवॉर्ड में उसे बेसिक टियर का डीमन बीस्ट क्रिस्टल मिलता है। और सिस्टम उसे कह रहा होता है, क्या तुम इसे ऑब्जर्व करना चाहते हो? जो कि देखते रे हैरान होता है और कहता है, क्या मुझे एक और मिल गया? और ऐसे उसके पास काफी सारे क्रिस्टल हो जाते हैं। इसे देख के ऐसा लगता है कि इस चीज के ड्रॉप होने के कुछ चांसेस है। मैंने 20 बेसिक टियर के डिमोनिक बीस्ट को मारा, लेकिन मुझे बस 2 ही क्रिस्टल मिले, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैंने इसे ऑब्जर्व कर लिया तो इसका क्या इफेक्ट होगा। तभी वो देखता है कि वहाँ पे एक छोटा सा डीमन वुल्फ आता है, जो कि अपने मरे हुए पेरेंट्स के पास आता है और ये सब रे देख रहा होता है। वो उसके पास आता है और उससे कहता है, दोस्त ऐसा लगता है कि अब से तुम्हें भी अपने दम पर लड़ना होगा। तभी सिस्टम उससे कह रहा होता है, क्या तुम ब्लैक डीमन वुल्फ के पपी को टेम करना चाहते हो? ये देखते रे काफी हैरान
होता है, कहता है क्या इसे टेम करने का अपॉर्चुनिटी? वैसे भी मुझे नहीं पता कि ये चीज क्या करती है, तो चलो इसे आजमाते हैं। और ये कहते हुए येस पे क्लिक करता है। उसी के साथ वो ब्लैक डीमन वुल्फ उसका पेट बन जाता है, जो कि देखते रे काफी ज्यादा खुश होता है। तभी वो जो पेट होता है वो गायब होते हुए रे के अंदर घुस जाता है। ये देखते रे काफी ज्यादा रन होता है और कहता है क्या ये मेरे बॉडी के अंदर घुस गया? और वो सिस्टम से कह रहा होता है क्या इसका कोई बुरा इफेक्ट नहीं होगा? क्या मैं इसे फिर से समन कर सकता हूँ? तभी उसे एक सिस्टम नोटिस आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसने 1000 स्किल में से 2 स्किल को अनलॉक कर दिया है, जो कि बीस्ट टेमिंग है। जो कि देखते ही वो कहता है मुझे लगता है कि मैं किसी तरह का एक नया स्किल हासिल करने में कामयाब रहा। वैसे गाइस मुझे थोड़ी सी सर्दी हो चुकी है, तो अगर आवाज थोड़ी अजीब आए तो माफ कर देना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। रे कह रहा होता है मुझे इसके बारे में बाद में देखना चाहिए, सबसे पहले मुझे अपना काम पूरा करना होगा। और ये कहते ही वो अपनी ड्रैगन आई को एक्टिवेट करता है और बॉब और काइले को ढूंढ रहा होता है। तभी उन्हें उन दोनों की लोकेशन मिल जाती है, जो कि देखते ही वो उस गुफा में पहुंच जाता है। और वहाँ पे पहुंचते ही वो देखता है कि बॉब और काइले की लाश वहाँ पे पड़ी हुई होती है। ये देखते ही वो उनके कपड़े को और खून को उस बाल्टी में भरते हुए वापस घर चले आता है, जहाँ पे उसकी माँ उसे डांट रही होती है और उससे कहती है तुम्हारी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है, तुम ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो? तो रे उसे कह रहा होता है ठीक है मुझे पता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मॉम तुम इतने चिड़चिड़ी क्यों हो गई हो? ये सुनते उसकी मॉम से कह रही होती है सीरियसली तुम मेरे बातों का जवाब देना सीख गए हो? आखिर तुम इतने गंदे कब हो गए हो? वैसे भी मुझे सचमुच नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या करना है। 2-3 दिन के बाद तुम्हारे डैड वापस आ जाएंगे, तो तुम उनके साथ ट्रेनिंग कर सकते हो। ये सुनते ही रे काफी ज्यादा खुश होता है और कंबल को फेंकते हुए कहता है वास्तव में ये तो कमाल है, मैं अपने ट्रेनिंग का रिजल्ट दिखाने का इंतजार नहीं कर सकता। तब इसकी मॉम चिल्लाते हुए कह रही होती है अपने कंबल को ठीक से पहनो। और फिर हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रे अभी भी जागता है और वो उस बाल्टी को लेते हुए बॉब और काइले के घर के सामने चले जाता है और उनके दरवाजे को नॉक करता है, जो कि देखते ही बॉब की मॉम नीचे आती है और कह रही होती है आखिर ये कौन है जो कि दरवाजा खटखटा रहा है, कि क्या ये बॉब और काइले है? ये कहते वो दरवाजे को खोलती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पे काइले की शर्ट होती है, जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा हैरान होती है और इसको पकड़ते हुए कहती है ये तो काइले की शर्ट है। तभी वो पैरों के निशान देखती है और वो उसका पीछा करते हुए जंगल की ओर भागने लगती है। वो कहती है बॉब और काइले मैं जल्दी तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ। और वो इस तरह आगे बढ़ते हुए घने जंगल में चले जाती है, जहाँ पे वो काफी ज्यादा घबरा रही होती है और कहती है नहीं शायद मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए। तभी अपने सामने बॉब के कपड़े को देखती है, जो कि देखते ही वो आगे की तरफ भागने लगती है। तभी रे उस खून की बाल्टी को उसके ऊपर फेंक देता है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और कहती है ये कौन है? ऐसा करने वाला कौन है? तभी रे उसके सामने आता है। ये देखती वो कहती है हाँ मैं जानती थी ये सब करने वाला तुम ही हो, तुम सच में एक मॉन्स्टर हो, मेरे बच्चों को वापस करो। तभी वो देखती है कि रे के पीछे काफी सारे डिमोनिक बीस्ट होते हैं और वो चारों तरफ से डिमोनिक बीस्ट से घिर चुकी होती है। वो डर के मारे चिल्ला रही होती है, लेकिन वो सारे के सारे बीस्ट उसे मार डालते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि गांव के कुछ लोग आपस में कह रहे होते हैं हे क्या तुमने सुना? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है हाँ मैंने सुना, वो कर्स सच में एग्जिस्ट करता है, ये काफी ज्यादा डरावना है, हमें फ्यूचर में टैलेंट फैमिली को नहीं उकसाना चाहिए। तभी उनके सामने से रे गुजरता है। ये देखते ही वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। वो डरते हुए रे से कह रहे होते हैं जिज्जी गुड मॉर्निंग, क्या तुम फिर से ट्रेनिंग करने जा रहे हो? तुम तो सच में काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग हो। जो कि देखते रे आगे की तरफ बढ़ जाता है और मन मन कहता है ऐसा लगता है कि वो अफवाह चारों ओर फैल चुकी है। और वो एक ईविल से ऐसी देते हुए कह रहा होता है लेकिन मुझे ये पसंद है। इसी के साथ वो घर आता है, जहाँ पे देखता है कि वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं। जो कि देखते वो खुश होते हुए कहता है डैड क्या तुम वापस आ गए? तभी वो देखता है कि उसके जो डैड होते हैं वो काफी ज्यादा बीमार पड़े हुए होते हैं। ये देखते वो हैरान होता है और चिल्लाते हुए कहता है क्या डैड को क्या हो गया? तो उसकी मम्मी से कह रही होती है तुम्हारे डैड बीमार है। और ये कहते वो रो रही होती है। जो कि देखते रे अपनी ड्रैगन आई को एक्टिवेट करता है और अपने डैड के बॉडी के अंदर देखने लगता है। जो कि देखते वो कह रहा होता है आखिर ये चीज क्या है? यहाँ तक कि जब मैं रेड ड्रैगन था तब भी मैंने ऐसी सिचुएशन पहले कभी नहीं देखी। तभी जैक कहता है शैडो हर किसी को मार डालेगी वो शैडो। तो वहाँ के जो सोल्जर होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं मुझे माफ करना, उसने शैडो प्लस के साथ कांटेक्ट कर लिया है। एक विलेजर को प्रोटेक्ट करते समय शैडो बीच ने उस पर अटैक कर दिया था। जो कि सुनते रे मनी मन कहता है क्या शैडो और शैडो प्लग? मैंने इन्हें कभी नहीं देखा, अपने पिछले लाइफ में भी नहीं। आखिर ये एमर्ज कब हुए इस दुनिया में? मेरे बनने के बाद आखिर क्या हुआ था? ये कहते वो सिस्टम को ओपन करता है और कह रहा होता शायद वो स्पेल वो मददगार हो सकती है। वो एक हाई टियर का मैजिक था जिसे मैं चिल्लाता था और ये सभी ब्लैक मैजिक और कर्स को दूर करता था। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि इसे कैसे अनलॉक किया जाए और अगर ये रिवॉर्ड पाने के लिए मुझे डिमोनिक बीस्ट को मारने पर डिपेंड रहना पड़े तो अगर मैं इसे अनलॉक करना चाहता हूँ तो भी मुझे एक हाई टियर के डिमोनिक बीस्ट को मारना होगा। हालांकि मैं अभी भी काफी ज्यादा वीक हूँ, मैं ये कैसे करूँ? और ये कहते वो उसकी मॉम से कह रहा होता है मॉम क्या
मैं अवेरियन एकेडमी में एंटर करने के बाद स्ट्रॉन्ग हो पाऊंगा? तो उसके मॉम से कहती है बिल्कुल, तुम्हारे पिताजी ने भी एक बार यही स्टडी की थी और तुम भी उनकी तरह स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। तो रे कह रहा होता है मैं जरूर अवेरियन एकेडमी को क्वालिफाई करूंगा और डैड के क्योर को फाइंड करूंगा। ये सुनते उसकी मॉम रोने लगती है और गले लगाते उससे कहती है हाँ ये तुम कर पाओगे, मैं तुम पर यकीन करती हूँ। सीन चेंज होता है, हमें उसे चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे मैचेस होते हैं, जिसमें से एक मैच कह रहा होता है भविष्यवाणी रिवील हो चुकी है और ये दुनिया जल्द ही बड़े बदलावों से गुजरेगी। ये कहते हैं वो लोग उस बॉल में रे को देख रहे होते हैं। ये देखते हैं उनमें से एक मैच कहता है वो लाल वाला लड़का आखिर वो इस दुनिया में क्या लाने जा रहा है, क्या वो रेडेम्पशन लाएगा या फिर कोई डिजास्टर लाएगा। तो हर एक मैच कह रहा होता है जल्दी से नाइट को इन्फॉर्म करो, हमें जितनी जल्दी हो सके उसे ढूंढना ही होगा। अगर वो हमारा रेडेम्पशन होगा तो हम जरूर उसे गाइड करेंगे, लेकिन अगर वो डिजास्टर होगा तो हम उसे मार डालेंगे। और फिर अगले दिन हमें गाँव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारी भीड़ लगी हुई होती है और वो सभी लोग किसी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो उनका स्वागत करने के लिए तैयार होते हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है सबसे अच्छी जगह पाने के लिए मैं यहाँ पे सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, तो दूसरा बंदा कहता है मैं भी, हम सिर्फ उन्हें देखने के लिए ऐसा कर सकते हैं। तभी एक बंदा कह रहा था देखो वो लोग आ रहे हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे वॉरियर्स आ रहे होते हैं, जो कि देखते सभी लोग काफी खुश होते हैं और कहते हैं देखो देखो वो यहाँ पे है, वो तो नाइट डेल्बर्ट है, वो सच में अपनी रेपुटेशन में खड़ा उतरा है। और हम देखते हैं कि वो जो नाइट डेल्बर्ट होता है वो अपने साथियों के साथ वहाँ पे आ जाता है। उसे देखते हुए लड़कियां तो पागल हो रही होती है, वो कह रही होती है सिर्फ एनुअल नाइट एग्जाम के दिन ही हम इसे देख सकते हैं। लॉर्ड नाइट ये तो काफी ज्यादा सुंदर है, जिसमें से एक नाइट सभी लोगों से कह रहा होता है मैं विनफुड अवेरियन एकेडमी का नाइट हूँ और मेरे पास नाइट डेल्बर्ट और नाइट बोनार्डो खड़े हैं जिसे तुम लोग पहचानते ही होगे। तो आज हम तीनों बच्चों के लिए एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करेंगे जो कि 5 साल के ऊपर पहुंच चुके हैं, और अगर तुम लोग अवेरियन नाइट एकेडमी में ज्वाइन होना चाहते हो तो प्लीज अपने कॉम्बैट एबिलिटी को परफॉर्म करो। एंड ये सब दूर से रे देख रहा होता है। तभी वो जो नाइट होता है वो उस पपेट को दिखाते हुए कह रहा होता है ये स्वॉर्ड पपेट यहाँ पे रखा हुआ है, तो पार्टिसिपेंट प्लीज स्टेज पे एंटर करो और तुम्हारा पहला टेस्ट ऑफिशियली शुरू होता है। तो वो जो पहला बच्चा होता है वो जो स्टेज में एंटर करता है और उस पपेट को देखते हुए मन कहता है क्या बस एक वुडन पपेट, भले कितना भी ज्यादा मजबूत क्यों ना हो, मैं इसे अपनी स्ट्रेंथ से इजीली हरा सकता हूँ। ये कहते हुए वो उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि देखते उसके मॉम डैड होते हैं वो कह रहे होते हैं शाबाश मेरे बेटे तुम सबसे अच्छे हो। तो उसकी मॉम कह रही होती है जाओ और जीत के आओ। तभी वो जो पपेट होता है वो उसे हवा में उड़ा देता है। इसी के साथ वो लड़का इस एग्जाम में फेल हो जाता है, जो कि देखते उसके मॉम डैड के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दूर से ये सब देखते हुए रे मन कहता है जैसे कि डैड ने कहा था मुझे बस लेवल 1 के पपेट को हराने की जरूरत है, लेकिन भले ही ये लेवल 1 का वुडन पपेट ये हिलता नहीं हो, लेकिन इसकी डिफेंस और इसकी अटैक स्पीड ये अडल्ट की तरह है। तभी वो देखता है कि उसे उन नाइट्स की बातें सुनाई दे रही होती है जो आपस में कह रहे होते हैं मैंने तुमसे कहा था ना ये टाइम की बर्बादी है। तो दूसरा बंदा कहता है हमें एल्डर की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हमारी ड्यूटी को परफॉर्म करना चाहिए डेल्बर्ट। ये देखते ही रे मन कह रहा होता है वो दोनों काफी ज्यादा दूर है, लेकिन मैं अभी भी उनकी आवाज को सुन सकता हूँ। ऐसा लगता है कि उन मास्टर गोल को पाने के बाद मेरी सेंस और भी ज्यादा शार्प हो चुकी है। हम देखते हैं जो डेल्बर्ट होता है वो नाइट से कह रहा होता है नाइट को नोबल ब्लड लाइन से आना चाहिए, लेकिन मुझे सचमुच समझ में नहीं आता कि ये गंदे लोग टाइम की बर्बादी के लायक क्यों है। पहले ही कितने राउंड बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई भी एक भी राउंड पास नहीं हुआ है। तभी हम देखते हैं कि गैरी उस राउंड को पास कर चुका होता है, जो कि देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा रन होते हैं और कह रहे होते हैं देखो वो लड़का तो पास हो गया। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है मैंने तुम्हें बताया था ना ये बच्चा दूसरे बच्चों से अलग है, जो कि देखते ही गैरी हंसते हुए रे की तरफ इशारा करता है, जो कि देखते रे काफी हैरान होता है और सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। जो कि देखते वो नाइट कह रहा होता है ये बच्चा ये तो वही है। तो डेल्बर्ट कहता है ये तो वही लाल बालों वाला लड़का है, क्या ये वही शापित बच्चा है? और सभी लोग उसकी बुराई कर रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं एक डीमन जो कि लोगों को नुकसान पहुंचाता है, आखिर वो नाइट बनने के बारे में कैसे सोच सकता है। और ये जो मैच होती है शुरू होने वाली होती है कि तभी डेल्बर्ट उस पपेट के पास आता है और कहता है मैं भविष्यवाणी पर यकीन नहीं करता, अगर ये सच है तो ये इस टेस्ट में पास हो सकता है। और ये कहते हैं वो उस पपेट की लेवल 3 को एक्टिवेट कर देता है, जो कि देखते बाकी दोनों नाइट काफी ज्यादा रन होते हैं। वो जो पपेट होता है वो काफी तेजी से रे की तरफ आगे बढ़ता है, जो कि देखते वो नाइट कह रहा होता है ये काफी ज्यादा डेंजरस है उसे टॉर्च करो। तभी रे अपना स्ट्राइक करता है, जो कि देखते सभी लोग हैरान होते हैं और सभी लोग देखते हैं कि रे ने अपने एक ही स्ट्राइक में उस पपेट के सर को अलग कर दिया और इसी के साथ रे इस टेस्ट को पास कर लेता है, जो कि देखते उसकी मॉम और गैरी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर कुछ समय बाद वो घर चले आता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसके डैड अभी भी बीमार है। रे उन नाइट्स के साथ जाने के लिए तैयार होता है और वो अपने डैड से कहता है डैड मैं जा रहा हूँ, मैंने एग्जाम को पास कर ली है और अब मैं उन नाइट्स के साथ इस विलेज को छोड़ दूंगा। मुझे पता है कि आप मुझे सुन नहीं सकते, लेकिन आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपको ठीक करने का कोई तरीका जरूर सोचूंगा। तभी उसकी मॉम उसे एक लॉकेट देती है और उसे कहती है इसे लो, ये हमारी फैमिली की विरासत है, मुझे आशा है कि तुम अच्छा करोगे। और इसी के साथ रे वहाँ से जाने लगता है। उसकी मॉम उसे कहती है अपना ख्याल रखना
और अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो रे उससे कह रहा होता है चिंता मत करो, मैं एक मर्द हूँ और मैं अपना ध्यान रख लूंगा। ये कहते वो वहाँ से चले जाता है। हम देखते हैं सभी नाइट्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं। विनवुड कह रहा होता है क्या सभी यहाँ पे आ चुके हैं? तो जाओ आगे बढ़ो, एक और लड़का तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जो कि सुनते ही रे थोड़ा हैरान होता है और मन कहता है क्या एक और ये कहते ही वो उस बैलगाड़ी में चले जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे गैरी है और वो मन कहता है जैसे कि एक्सपेक्टेड था ये वही है, मतलब कि सिर्फ मैं और गैरी ही पास हुए हैं। और वो दोनों एक दूसरे के उल्टा मुंह करके हुए बैठ जाते हैं, जहाँ पे गैरी काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है। वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पे गैरी हिचकिचाते हुए कह रहा होता है मुझे माफ कर दो, जब मैंने तुम्हें हराया तो मैंने बहुत ही ज्यादा रूड कहा था, मैं एक इडियट हूँ तो मुझे माफ कर दो। तो रे उससे कहता है इसके बारे में भूल जाओ, तुम बस 5 साल के बच्चे हो, वैसे भी तुमने मुझे पहले बचाया था, तो इसे एक जैसा ही मानते हैं। ये सुनते गैरी उससे कहता है तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि तुम 5 साल के नहीं हो। तो रे हंसते हुए कह रहा होता है अरे अरे वो वैसे एमी कहाँ है, वो आज तुम्हें विदा करने के लिए नहीं आई। तो वो उससे कह रहा होता है क्या एमी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि वो रावलैंड अकेडमी में गई है? जो कि सुनते रे थोड़ा हैरान होता है और कहता है क्या रावलैंड अकेडमी? और वो मन कहता है लेकिन एमी ने तो मुझे कभी नहीं बताया कि उसके पास मैजिक टैलेंट भी है। तभी वो जो नाइट्स होते हैं वो रुक जाते हैं, जो कि देखते ही रे और गैरी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। गैरी बाहर निकलते हुए कह रहा होता है देखो यहाँ पे काफी सारा स्मोक है, आखिर यहाँ पे क्या हुआ? तभी विनफोर्ड चिल्लाते हुए कह रहा होता है हमारे सामने कौन है? ये अवेरेन अकेडमी का नाइट ग्रुप है, तो प्लीज अपना नाम बताओ। तभी हम देखते हैं कि उस फॉग के अंदर से एक लेडी बाहर निकलती है, जो कि कह रही होती प्लीज मेरी मदद करो, मैं नोटेस गिल्ड की एडवेंचरर हूँ वारडेक। तो वेरनाडो उसे पकड़ते हुए कह रहा होता है क्या हुआ बताओ। तो वारडेक कहती है हमारी टीम के ऊपर अटैक हुआ और वो शैडो बीस्ट थे। जो कि देखते ही वेरनाडो कह रहा होता है क्या शैडो बीस्ट? आखिर इस तरह की चीजें क्यों पैर हुई? यहाँ रास्ते में हमारा किसी जानवर से सामना नहीं हुआ। तो डेलवर्ड कह रहा होता है शायद उन बीस्ट ने हमारे ऑरा को फील कर लिया होगा, इसीलिए शायद वो हमारे पास नहीं आए। तो वैनफोर्ड उससे कह रहा होता है हम रेनी सिटी की ओर जा रहे हैं, अगर तुम कहीं आसपास जाओगे तो हम सुबह छोड़ सकते हैं। तो वार्डा कह रही होती है थैंक यू, मुझे बस रेनी सिटी छोड़ देना। तो रे कह रहा होता है क्या रेनी सिटी? क्या हम नाइट अकेडमी में नहीं जा रहे हैं? थोड़े से कहता है पागल मत बनो, तुम्हारे जैसे बच्चे को फ्रंट लाइन में भेजने का क्या फायदा? जो कि सुनते रे कहता है क्या फ्रंट लाइन? वैनवुड कहता है हाँ, क्योंकि अवेरियन नाइट अकेडमी बॉर्डर पर प्लेस्ड एक किला है, इसलिए वहाँ पे किसी भी टाइम वार होने की पॉसिबिलिटीज है। तो तुम लोगों को रेनी टाउन में 10 साल तक ट्रेनिंग करने की जरूरत होगी, और जब तुम बेसिक कॉम्बैट स्किल सीख जाओगे तब तुम फ्यूचर में अवेरियन नाइट अकेडमी में अपने स्किल को डेवलप कर पाओगे। जो कि सुनते रे काफी हैरान होता है और मन कहता है क्या 10 साल? एक ड्रैगन के लिए 10 साल ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन इंसानी लाइफ ये लंबा नहीं होता, और मैं नहीं जानता कि डैड इतने देर तक जिंदा रह पाएंगे कि नहीं। इसी के साथ वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। गैरी मन कह रहा होता है क्या सिर्फ ये आर्चरी सर्वाइव कर पाया है? मुझे याद है कि रे के फादर के ऊपर नेदर शैडो बीस्ट ने अटैक किया था, और जब नाइट्स ने नेदर शैडो बीस्ट के बारे में सुना तो उनके चेहरे पीले हो गए। तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि अगर वो हमारे रास्ते में पड़ जाए तो हम उनका सामना कैसे करेंगे। दूसरी तरफ रे काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है कि तभी उनके सामने वही बीस्ट आ जाते हैं। ये देखते वैनफोर्ड अपने सभी लोगों से कह रहा होता है सभी लोग ध्यान दो, जल्दी कॉम्बैट मोड में एंटर करो, हमारे सामने एक बिग फेलो है और उनके सामने बड़े बड़े नेदर शैडो बीस्ट होते हैं। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड होता है ये यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड काफी अच्छा लगा होगा, और अगर मेरी बात करो तो मुझे ये सीरीज काफी अच्छी लगी क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा बेटर है। एंड गाइस ये एक मानवा है और इसके ज्यादा चैप्टर भी नहीं है, तो इसके सिर्फ 2 ही एपिसोड आएंगे। तो फटाफट इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि मैंने इस वीडियो पर काफी ज्यादा मेहनत की है। उसी के साथ मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो शायद अगर वॉइस ठीक नहीं आए तो माफ कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।